मैंने कई युद्धों पर, कई संघर्षों पर बात की है, उनका विश्लेषण किया है। लेकिन ये वाला मामला कुछ ज्यादा ही पर्सनल महसूस हुआ। जानते हैं क्यों? क्योंकि कभी-कभी एक बहुत बड़ा, एक अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, एक बहुत ही निजी, एक बहुत ही पर्सनल शॉक से शुरू होता है। और मेरे लिए ये सब शुरू हुआ एक कैंसल्ड फ्लाइट से। सोचिए, कल सुबह ही मैं अपने परिवार के साथ दुबई में था। हमारी सुबह की फ्लाइट थी और किस्मत अच्छी थी कि हम निकल आए। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। पर अफसोस, ये शांति ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। हमारी फ्लाइट के टेक ऑफ करने के बस कुछ ही घंटों बाद खबरें आने लगीं। पता चला कि दुबई एयरपोर्ट को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। चारों तरफ धुआं ही धुआं। और तो और बुर्ज खलीफा के पास ड्रोन हवा में मार गिराए जा रहे थे। मतलब यकीन करना मुश्किल था, ऐसा मंजर था। और जो बात मेरे लिए सबसे ज्यादा डरावनी थी, वो ये कि मेरे परिवार के कुछ लोग अब भी वहीं थे। उनकी फ्लाइट कुछ घंटों बाद की थी और वो एयरपोर्ट पर ही फंस गए। फ्लाइट कैंसिल हो चुकी थी और किसी को भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। तो चलिए अब इस मामले को जरा गहराई से समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मेरे परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे हमले की कहानी है जिसने, सच पूछिए तो, पूरे के पूरे इलाके को अपनी आग की लपटों में ले लिया। इस हमले का स्केल सच में चौंकाने वाला था। ईरान ने यूएई पर 1100 से ज्यादा मिसाइलें दागी। सोचिए जरा, 1100 से ज्यादा। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात थी यूएई के एयर डिफेंस की कामयाबी। लगभग हर एक मिसाइल को हवा में ही रोक दिया गया। ये उनकी टेक्नोलॉजी का एक जबरदस्त सबूत है। तो सवाल ये उठता है कि दुबई में ये सब हुआ क्यों? इतनी अफरा तफरी क्यों मची? वजह ये थी कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक बहुत बड़ा फुल स्केल सैन्य हमला शुरू कर दिया था। और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, नहीं। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ था। ईरान की मिसाइल बनाने की जो पूरी इंडस्ट्री है, उसे जड़ से उखाड़ फेंकना। तेहरान, इस्फहान, कोम, ईरान के बड़े बड़े शहरों पर बम गिराए गए। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आई वो ये थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी एक हमले में मारे गए, और उनके साथ साथ कई टॉप मिलिट्री कमांडर्स भी। और हमले का मकसद क्या था, ये डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से और भी साफ हो जाता है। उन्होंने कहा, जो लोग सारे फैसले लेते हैं उनमें से ज्यादातर अब नहीं रहे। मतलब ये एक क्लासिक डीकैपिटेशन स्ट्राइक थी। मकसद था ईरान की लीडरशिप का ही सफाया कर देना। अब जाहिर है, ईरान चुप तो बैठने वाला नहीं था। उसने जो जवाबी कार्रवाई की वो बहुत तेज थी और बहुत बड़े पैमाने पर थी। और इसी के साथ पूरा का पूरा खाड़ी क्षेत्र युद्ध की आग में जल उठा। ईरान का जवाब बहुत ही भयानक था। उन्होंने सिर्फ मिलिट्री ठिकानों को ही निशाना नहीं बनाया, नहीं, 27 अमेरिकी मिलिट्री बेस तो निशाने पर थे ही, लेकिन जैसा कि दुबई में हुआ, उन्होंने आम नागरिकों के ठिकानों पर भी हमला किया। यूएई, कतर, बहरेन, इन देशों में होटलों पर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर मिसाइलें गिरीं। बहरेन में जो अमेरिकी नौसेना का बेस है, उस पर तो सीधा हमला हुआ। और अब बात करते हैं उस आंकड़े की जो इस पूरे संघर्ष को भारत के लिए एक बहुत बड़ा संकट बना देता है। 1 करोड़ से ज्यादा, जी हाँ, 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय, हमारे अपने लोग, परिवार वाले, दोस्त, पड़ोसी खाड़ी देशों में रहते हैं, काम करते हैं, और आज वो सब इन मिसाइलों के सीधे निशाने पर हैं। तो अब जरा ये देखते हैं कि ये युद्ध खासतौर पर भारत के लिए एक बुरे सपने जैसा क्यों है। इसके आर्थिक और कूटनीतिक नतीजे क्या हो सकते हैं? देखिए, भारत अपने कुल कच्चे तेल का लगभग 50% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से इंपोर्ट करता है, और ईरान पहले ही धमकी दे चुका है कि वो इस रास्ते को बंद कर देगा। अब अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? भारत की तेल सप्लाई पर सीधा असर पड़ेगा। पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ेंगे और महंगाई आसमान छूने लगेगी। और इस पूरी स्थिति में एक और पेंच है, एक और मुश्किल। भारत के प्रधानमंत्री ने इस हमले से ठीक 48 घंटे पहले, मतलब सिर्फ 2 दिन पहले, इजराइल का दौरा किया था। अब जब इजरायली अधिकारी खुद मान रहे हैं कि ये हमला हफ्तों पहले से प्लान किया जा रहा था, तो इस विजिट की टाइमिंग पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर हम यहाँ तक पहुंचे कैसे? क्या ये सब अचानक हो गया? चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और उन घटनाओं की पड़ताल करते हैं जिन्होंने इस भयानक युद्ध की जमीन तैयार की। ईरान पर जो पहला हमला हुआ, उसकी सबसे दिल दहला देने वाली खबरों में से एक आई मिनाब शहर से। वहां एक लड़कियों के प्राइमरी स्कूल पर दिन दहाड़े बम गिराए गए, उस वक्त जब स्कूल बच्चों से खचाखच भरा हुआ था। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस एक हमले में 100 से ज्यादा बच्चों की जान चली गई। ये एक आंकड़ा नहीं है, ये इस लड़ाई की असली मानवीय कीमत है। और फिर इस पूरी स्थिति का सबसे बड़ा व्यंग सामने आता है। एक तरफ बच्चों की मौत की खबरें आ रही थीं, और दूसरी तरफ इजराइल के ऑफिशियल सरकारी अकाउंट से ये ट्वीट आता है, इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। ये तब जब पहला हमला खुद उन्होंने ही शुरू किया था। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे हालात बिगड़ते चले गए। दिसंबर में ईरान की इकॉनमी पूरी तरह बैठ गई, सड़कों पर बड़े बड़े प्रदर्शन होने लगे। फिर अमेरिकी सेना का जमावड़ा शुरू हुआ। बीच में शांति की एक उम्मीद भी जगी। एक ओमानी मंत्री ने कहा कि शांति समझौता बस होने ही वाला है, लेकिन शांति की बात के ठीक अगले ही दिन बमों की बारिश शुरू हो गई।
और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये जो कुछ भी हो रहा है, ये ईरान के लिए एक नई सुबह लेकर आएगा, या फिर ये इतिहास की एक और भयानक विनाशकारी गलती साबित होने वाला है? ट्रंप का ये संदेश इस पूरे ऑपरेशन का असली मकसद साफ साफ बता देता है। मकसद है रेजीम चेंज। उन्होंने ईरान के लोगों को सीधा मैसेज दिया कि जब हम अपना काम खत्म कर लें तो तुम लोग अपनी सरकार पर कब्जा कर लेना। और यहीं पे इतिहास खुद को दोहराता हुआ सा लगता है। ये पूरी कहानी, ये स्क्रिप्ट 2003 के इराक युद्ध की याद नहीं दिलाते? दोनों ही मामलों में एक तानाशाह को हटाने का लक्ष्य बताया गया। दोनों ही बार शांति और लोकतंत्र लाने का वादा किया गया। इराक में नतीजा क्या निकला? 20 साल तक चलने वाला युद्ध और कभी न खत्म होने वाली अस्थिरता। तो सवाल ये है कि क्या इस बार ईरान में नतीजा कुछ अलग होगा? दुनिया भर के जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट्स हैं, उनका सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं ईरान एक फेल्ड स्टेट यानी एक विफल राष्ट्र न बन जाए। हमने लिबिया और इराक में देखा है कि जब बाहरी ताकतें आकर किसी तानाशाह को हटाती हैं तो उसके बाद देश अक्सर और भी बड़ी मुसीबत में और भी ज्यादा हिंसा और अस्थिरता में डूब जाता है। और आखिर में हम इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म कर रहे हैं। क्या ये विदेशी हस्तक्षेप ईरान के लोगों के लिए आज़ादी लेकर आएगा, या फिर ये एक और फेल्ड स्टेट बनाएगा जिससे मिडिल ईस्ट में जो पहले से ही बहुत कुछ झेल चुका है और ज़्यादा तबाही फैलेगी? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।